मेरा अपना जो मैं अपनी ज़ात से शुरू कर दूंगी बिकॉज मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी जस्ट बिफोर पार्टीशन। मेरी वालदा कश्मीरी हैं, तो वो कुछ बचपन में ही आई मीन आई वन गॉट अ सेंस कि कश्मीर एक कभी उसका फैसला होना है। आई मीन आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट हर्ड अबाउट इट, मैं कोई 7-8 साल की थी एंड माई मदर सेड कि जब ये हल होगा तो मैं तो कश्मीर चली जाऊंगी। तो वो एक बच्ची के लिए कि मेरी माँ इज गोइंग टू गो टू अनदर कंट्री, इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक मोमेंट एक्चुअली दैट शी इज लीविंग। बट ये था कि मैं हम जब आई थिंक कि हमारी उम्र के लोग, अनीस भी पब्लिक विल के पहले जो 10 साल थे, ईश्वर आपको भी होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत ओपन बॉर्डर था और लोग आते थे जाते थे। ये भी वैसे पता नहीं कब आई थी पाकिस्तान, ये 47 में नहीं आई थी अनीस। तो ये है कि ये एक ओपन था। तो और मेरी नानी रहती थी तो शी वुड कम एवरी फ्यू मंथ्स एक्सेट्रा, यू नो, आना जाना था। तो वी डिडंट रियलाइज, और हम उस इलाके में से उन लोगों में से नहीं थे MQM टाइप्स, जहाँ वो बहुत ही कि हम पता नहीं क्या छोड़ आए हैं और यूं कर दिया है और ये हुआ और कत्लेआम हुआ और हम बेचारे और हमने पाकिस्तान बनाया। हमारे घर में ये बातें कभी नहीं हुई। तो जब मैं बाहर पढ़ रही थी, बाहर यानी कि मेरी फैमिली चली गई थी, तो एक दफ़ा मैं आई हुई थी 1965 में। तो 1965 की जंग में पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान एक अलग एक मुल्क है जिनके साथ हमारा ये इस किस्म का रिश्ता है कि फिर मैं मतलब बाहर चली गई, वहाँ मेरी एक्टिविज्म रही, वियतनाम मूवमेंट वगैरह चल रहा था अगेंस्ट द वॉर। फिर जब मैं आई हूँ वापस, वो है 71 में। तो दोनों मेरे जब वापस मैं आई हूँ तो एक फिर पार्टीशन की बात की। और मेरा ताल्लुक मतलब क्योंकि अरफाना ने क्लास की बात की, आई वॉज अ मेंबर ऑफ द मजदूर किसान पार्टी, तो और वो हशनगर ग्रुप, आई मीन बंगश का ग्रुप था। तो मेरा काम एक्चुअली KPK में ही था। और बलूचिस्तान, वो मीना को भी पता है कि हमारी काफ़ी हद तक 70s में बहुत सरगर्मी रही थी ऑन द बलोच क्वेश्चन, और उस वॉर में मतलब बहुत से हम में से उसमें शामिल थे। ये है कि मैं गई हूँ हिंदुस्तान पहली दफ़ा इन 19 नॉट पहली दफ़ा सॉरी, आई गॉन एज माई, मतलब मेरी वालदा ले गई थी 62 में, मगर खुद अपने डिसीजन से 1979 में। और वो 3 महीने के लिए मैं पूरे मतलब हिंदुस्तान में फिरी थी। एंड दैट वाज अ पर्सनल जर्नी कि ये जो एक मुल्क है जिसके साथ हम दुश्मनी करते हैं, मतलब यह है क्या, टू मीट पीपल, टू टॉक अबाउट इट। एंड आई वांट टू शेयर दिस क्योंकि उस वक्त बहुत ही एक मुश्किल हालात में हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों की तरफ इट वाज अ वेरी वेरी नेगेटिव इशू मोमेंट। तो बहुत मुश्किल था कि लोग हमसे बात भी करें। वी वर कमिंग फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक एज वेल, यू नो, तो वो एक था कि पता नहीं ये बुरकों में हैं या क्या हैं। एंड मतलब बंगाल वाज बेटर, बेंगलोर वाज बेटर, बट दिल्ली पीपल, यू नो, इस हद तक कि वो झिझकते थे कि घर भी आके कोई चाय पियो। एनीवे मेरा काम जो PhD लेवल का था, इट वाज ऑन पंजाब अक्रॉस द 2 बॉर्डर्स। आई मीन आई वाज वर्किंग आल्सो इन ईस्ट पंजाब। और फिर 81 में बहुत मैंने कॉन्फिडेंटली मीना को कहा कि मीना चलो हम हिंदुस्तान चलते हैं। वी का आई नो इंडिया वेरी वेल, मैं तो 3 महीने वहाँ गुजार के इधर उधर फिर के चलो हम वहाँ चलें। हम गए वहाँ और हमें जगह नहीं मिल रही थी ठहरने के लिए। वैसे ऐसे एयरपोर्ट से कोई होटल ले लेंगे। द ओनली होटल दैट हैड अ रूम दैट नाइट वाज द ताज। तो हम ताज में घुस गए। अब हमारे जितने भी पैसे थे वो ताज में ही ख़त्म हो गए एक रात में। अब हम थे एंड वी डिडंट नो वेयर टू गो। रोज़ हम किसी को फ़ोन करते थे। अच्छा, 79 में आई वांट टू मेंशन कि कमला वसीम ने, जो अब बहुत ही वो लीडरशिप है, वो थूक भी नहीं थी। वी वर नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एंड शी वुड नॉट मीट मी। सो इट वॉज दैट टाइप ऑफ ब्लैंकेट ऑन मीटिंग पाकिस्तान। शी मेट मी ऑब्वियसली, हेलो हाय व्हाटएवर। जब हम 81 में गए तो मीना एंड आई एवरी डे हम किसी को फ़ोन करते थे तो वो कहते थे तुम कहाँ ठहरे हो,
तो बीच से पता नहीं हम जगह नहीं है हमारे पास, होपिंग के दिन से कि आज की रात यहाँ रह जाऊँ। कमला ने ना करी, शी डिडंट ऑफर दैट। मुश्किल से फिर उत्सव पटनायक और प्रभात पटनायक, क्योंकि ये कैम्ब्रिज से जानती थी, वो भी डर डर के उन्होंने कहा एक रात के लिए आ जाओ। अब वो हम एक रात के लिए, मगर हमारी नीयत थी कि हम 2 रातें रहें, तो हमने कहा कि मीना के सूटकेस के ताला टूट गया, वो बात तुम खोल नहीं रहा, तो इसका सूटकेस नहीं खोल रहा, तो हम नहीं जा सकते क्योंकि चाबी गुम गई। फिर हम गए, बट आई एम टेलिंग यू, फिर हम गए अलीगढ़। अलीगढ़ गए हमने किसी, मैंने कहा ट्रेन, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी ट्रेन पकड़ लेंगे वहाँ, हाँ जहाँ ये पैदा हुई थी। पहले रामपुर गए जहाँ मैं मतलब मेरी फैमिली थी, दिल्ली थे, फिर हम अलीगढ़ गए। अलीगढ़ जब हम गए जाने, पता नहीं गलत ट्रेन पकड़ ली, वहाँ ये जानवर वगैरह हमारे साथ थे, उसको लगे भी कोई 18 घंटे। रात को हम पहुँचे 2 बजे। अब अलीगढ़ में ना कुछ टैक्सी, ना कुछ होटल, ना कुछ, तो हमने एक टांगा पकड़ा। टांगे के ये भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। इनके वालिद का कोई वहाँ एक शागिर्द स्टूडेंट, तो हम टांगे में साइकिल रिक्शा था, हम सिगरेट पीती हुई रात को किसी पान वाले के पास, कहते हैं कि उनका घर, अलीगढ़ मुसलमान, ये 2 औरतें पाकिस्तान से सिगरेट पीती हुई, पाकिस्तान का मतलब क्या, और या तो मक्का या पाकिस्तान, और हम इस तरह फिर रहे हैं इन द मिडिल ऑफ द नाइट। तो एनीवे उनके वहाँ गए, वो भी बहुत मुश्किल से उन्होंने दरवाज़ा खोला, रिजेंटिंग कि ये कहाँ दुश्मन, मतलब बेसिकली पीपल वर स्कैर्ड ऑफ द स्टेट कि हमारे घर ना ठहरे, शायद ये हो जाए। तो बहरहाल ये, आई एम जस्ट कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, कि इरफान हबीब वाज देयर, सो व्हाटएवर। तो मीना में जब वापस आए टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान विद ज़ियाउल हक इन पावर, वी सेड शुक्र कि हम आज़ाद हो गए कि हम सांस तो ले सकते हैं इस मुल्क में, तो हम सांस ले पाकिस्तान में सांस लेते हैं। बट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गिविंग इट एज अ बिट ऑफ अ नैरेटिव। अच्छा हाँ, तुमने याद दिला दी ये, आई मीन आई एम बीइंग एनेक्डोटल बट दीज आर इम्पोर्टेंट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट क्रॉसिंग बॉर्डर्स। अच्छा, हम गए, एक वहाँ जिना फिल्म हो रही थी, बन रही थी तो ज़माने में, सॉरी गांधी बन रही थी। अब उसमें हम जिनको जानते थे, शमा हबीबुल्ला, शी वॉज द लोकल प्रोडक्शन मैनेजर, और अतिया हुसैन की बेटी थी। अब वहाँ जहाँ भी हम जाए, जैसे कि तुम पता नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान, मतलब हम पाकिस्तान का ही सुनते गए। एंड एक खाने पर जहाँ गांधी के लोग थे और वो एक्टर जो भी उनका नाम है वो सब थे वगैरह, द वन कॉम्प्लीमेंट वी गॉट इन ऑल आवर टाइम ऑफ इंडिया वाज कि तुम दोनों आर द ओनली सिविलाइज्ड पीपल इन पाकिस्तान। बट बिकॉज एक दिल्ली में पैदा हुई और एक अलीगढ़ में and that was the biggest compliment that we got, otherwise nobody would talk to us. So that big compliment brought us back to Pakistan, and we said शुक्र है ज़ियाउल हक है, शुक्र है हम यहाँ आ गए हैं, सांस, I remember when I'm saying सांस तो ले सकते हैं ना यहाँ। So this is actually the background of actually crossing borders and how difficult it was then. Later, I mean, I went to Bangladesh for the first time in 1984. Or, I mean, India again in 84, and one has been going back and forth. असल जो हम, I want to just give a little bit of a background. इसके 4 नज़रियाती नुक्ते हैं और उस पे हम बिल्कुल हटे नहीं हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फंडिंग की भी आती हैं, वकालत भी आती हैं, एनजीओ से भी आती हैं। हमारी लड़ाई है, सब समझते हैं, जैसे 2 लोगों ने आज कह दिया belligerent money is because money is a Marxist. So belligerent will always be because I'm a Marxist. We are meant to be belligerent. We are meant to have an ideology. We are meant to be armed struggle. तुम शुक्र करो कि मैंने हथियार नहीं उठाया हुआ। तो No, because I'll have ideology on my side. While I'm saying when you have ideology, but इसके 5 नजरियाती नुक्ते थे, and वो अब तक हैं। One, we are a feminist organization. We are a socialist organization.
We are against the military and militarization of society or the military itself. Peace, definitely, with an emphasis on people's peace. So, is par we have actually stayed, and in this then, obviously religious minorities, we demanding a secular state. So obviously all our work will be around these issues. जहाँ तक साउथ एशिया का है, I'll come into that. I'm going to go very briefly कि साउथ एशिया में बहुत पहले एक मतलब एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, नॉट साउथ एशिया ओनली, वो भी 1973 में थी. कुमारी जयवर्धन was a key player, called the Pacific and Asian Women's Forum. So I'm also saying how back it goes. I'm not giving a history of the South Asian women's movement, but it has been very important. और वो फिर South Asian women's movement बन गई. मेरा अपना बहुत आना जाना रहा हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश. I was working a lot in the region. I am not going into details on that, etc. But जहाँ तक हमारे national programs रहे हैं, कुछ तो नायला ने ले दिया. But just to give you an idea, जो उसके titles रहे हैं और कितने दौरान वो चले. One is the military and national security, self-defined or inflicted, and inflicted on the nation. So is it they have defined it and inflicted on the nation, meaning the military, और ये हम 83 से 89 हमने बाकायदा ये किया. फिर the military in Afghanistan, imperialist constructions, new imperialisms, ये भी हमने 83 से 88 किया है. Pakistan Federation and citizenship, preventing conflicts, impact on women, 88 to 2002. State formation, issues of citizenship and implications for women and other exclusions, with an emphasis on inter- and interstate conflicts, 92 to 2002. फिर national programs की बात हुई, women, ethnic, linguistic, sexual minorities, impact of inter- and state conflict. Basically मैं ये सारा आपको यूं बता रही हूँ कि it has been very programmatic. We've run something for 20 years. इसीलिए बहुत ही वो होता है विद एनजीओज. जब अभी बात भी हो रही थी, और ख़ासतौर पे ये जो पीस एनजीओज अब आ गए हैं और प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, कि ये चीज़ें हम समझते हैं और डोनर्स समझते हैं कि ये 1 महीने में, ये 10 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ये कुछ हो जाएगा. बिकॉज कुछ नहीं, आई कैन से फॉर 30 years हम अभी तक उन्हीं इशूज़ पे हैं, और इनफैक्ट बद से बदतर हो रहे हैं, एंड नॉट बेटर. I'll want to go into the actual presentation, but ये है कि उसमें 2 चीज़ें आई हैं उसमें कि हम पे तनकीद भी बहुत हुई है फ्रॉम द गवर्नमेंट. ज़िया के दौर में तो मेरा ख्याल है सबका ही प्रॉब्लम था, मगर हमें अटैक आया इंटरेस्टिंगली ऑन द इंस्टीट्यूट फ्रॉम नवाज शरीफ फर्स्ट गवर्नमेंट. वो लॉट एंड ट्रीजन का चार्ज ऑफ ट्रीजन, एंटी स्टेट, एंटी इस्लाम, प्रो हिंदू, क्योंकि वो समझते थे, अब तक वो कहते हैं कि दिस इज इंडिया हाउस, बिकॉज विच इज ट्रू. मोस्ट इंडियंस हैव स्टेड इन लाहौर व्हेन दे कम हियर. रफली अबाउट 700 in the last 15 years, so you can imagine that it is India House. तो ये है कि और फिर later 98 में अटैक था. साउथ एशिया लेवल पर बहुत रोल रहा है, including a role which I want to share briefly, कि it was in यहाँ फिर हमारी हुकूमत की बात आती है कि 1993 से लेकर हम, this is why शहनाज was saying belligerent, क्योंकि इनके पीछे इनकी हुकूमत थी 94 में कि this issue of the apology to Bangladesh and the issue of has to come before foregrounded. तो इनके साथ लड़ते रहे, मगर साथ बहुत दिया. बट फिर हमने जो रिपोर्ट बनाई, एंड आई वांट टू शेयर दैट, क्योंकि सबा एंड माई सेल्फ वर वर्किंग ऑन द हुकूमत की रिपोर्ट थी फॉर बीजिंग, और उस हुकूमत की रिपोर्ट जो थी उसमें जो 12 पहलू हैं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में, सबा एंड माई सेल्फ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. सबा इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड perhaps only with रुबीना सहगल जिन्होंने कंसिस्टेंटली इस पर काम किया, इस इशू पर, एकेडमिकली एंड पर्सनली. तो सबा और मेरा ये था कि टू डू दैट. हमारा ये पोजीशन है, हालांकि बहुत से एनजीओज वुमेन्स मूवमेंट वाले कहते हैं कि वो एक नेशनल रिपोर्ट थी, यानी कि हुकूमत और एनजीओज की मिल के रिपोर्ट बनाई गई थी. ये ज़रूर था, उन्होंने हमें बंद कर दिया था कि ये रिपोर्ट लिखो.
मगर women in armed conflict का चैप्टर काटा गया था by the Foreign Office. Half of it was deleted. So I've always said it was sorry, it's not my national report. But उसमें लड़ झगड़ के जो जुमला एक डाला गया था, which we had got from the Benazir, I mean, it's part of also the lobbying process, that we fought with them, and अभी शहनाज जब आई थी, we were remembering that moment कि हमने फॉरेन ऑफिस के साथ हमने कहा कि तुम लोगों ने कश्मीर की तो बात ही नहीं करनी, इग्नोर इट ऑल टुगेदर, अड़ गए उस पर, मगर बांग्लादेश की बात करनी. So Foreign Office was not going to let up on Kashmir and didn't want Bangladesh. So Shahnaz and Salma Waheed said to the Foreign Office कि जब तक आप इनकी राय नहीं देंगे, ये अग्री नहीं करेंगे, हमने UN में बोलना नहीं है. So that was a good stand. तो वो हम बैठे रहे till 2 in the morning in the mission in New York, और हम जुमला डालते थे, वो निकालते थे, फिर हम डालते थे. Finally we said अच्छा चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, हम बांग्लादेश का नाम निकाल लेते हैं, but the sentence has to come that the state is held responsible even in retrospect for crimes, for war crimes or crimes against women. तो वो that was an important sentence. और 1996 में बेनज़ीर की हुकूमत, it's a bit of a story, but anyway, she formed, actually their initiative, government's initiative, the SARC Interministerial Women for Peace, and with it the NGO, SARC NGO Women for Peace. उसमें they gave me the responsibility for coordinating for both, and the first conference was meant to be in Pakistan. उनकी हुकूमत गिर गई, मगर उससे ये ज़रूर हुआ that we then moved on that issue of continued at that, और उसमें दो हमारे पहलू निकले. One was the Women's Institute for Peace in South Asia, WIPSA के नाम से, and the other was the Women's Institute for Peace Studies and Activism, and then the South Asian Women for Peace. ये तीन मिले. उसमें बहुत जो आपने सुना होगा कि women came on the bus and went on the bus, वो जो bus people to people हुआ था, it was part of that. It's important because I'm saying this क्योंकि ये हमारी movement थी जो गई थी to New York for what became 1325. मगर असर की position actually on this was different. हमारा बहुत strong था कि ये Security Council resolution में ना जाए, ये General Assembly से आए. Because General Assembly means everybody. Security Council resolution is the military wing of the United Nations. The most undemocratic, and it is the military wing. General Assembly में जब आप चीजें लाते हैं, it means like CEDAW. You brought it into the General Assembly, and at some point, if it gets ratified, the country gets bound. But on the other hand, it doesn't risk any country कि वो UN अपने forces भेज देंगे, peacekeeping या whatever. So we lost out on it against the American NGOs and European NGOs and this type of NGOs. बहरहाल ये हम ये करते गए हैं many things. I'm now moving into Pakistan itself. ज़्यादा मैं People's Plan of Action में नहीं बात करूँगी because it's again in a lot of detail, and कुछ यही है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारा ये People's Plan of Action on Women, Peace and Security हम कर रहे हैं since 2001 because we were against this 1325 the way it came. Not the principles, but the Security Council. It's the first time the government of Pakistan Foreign Office and I have ever agreed on anything, and probably never again, but we agree on that. जब Pakistan, I'm coming into the thing that जब 1947, 14 अगस्त 1947, जिन्ना साहब ने इस्लामाबाद कराची में यूनियन जैक का झंडा जब नीचे उतरा और पाकिस्तान का झंडा ऊपर गया, फिर माउंट बैटन, बड़ा जश्न मजा, फिर वो माउंट बैटन साहब गए दिल्ली और वहाँ फिर नेहरू साहब ने अपनी हिस्ट्री बोली और वहाँ भी बड़ा जश्न हुआ और हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ. But on the 14th and 15th of August, when Jinnah and Nehru are saying कि हम पाकिस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान की आज़ादी, उनको दोनों को नहीं पता था कि पाकिस्तान कहाँ रुकता है, ख़त्म होता है और हिंदुस्तान शुरू कहाँ, क्योंकि पार्टीशन हुई नहीं थी. So we were declaring Pakistan and India without knowing what the borders were. Because Radcliffe had done it and gone on the 6th of August, who came. But this Mountbatten had kept it a secret. कि हम जब निकल जाएंगे ना, फिर हम मतलब उनके झंडे आ जाएं, फिर हम वो कत्ले अवाम तो होना है.
when we do the division. So the tension already had started कि कल सुबह हम कहाँ होंगे. And that was I don't have to tell you that Bengal and Punjab were the two that were the most affected. जहाँ तक ये, actually I've done a literature review, and I just want to tell Sabha that I'm saying throughout and quoting Sabha throughout in this thing, saying that ये क्या हैं जो consistently इस पर काम कर रही हैं, और quotation और quotation और quotation और quotation. So, and I must read out this. As Executive Director of the Sustainable Development Policy Institute, Khattak initiated a comprehensive and systematic research program on nationhood, identity, partitions, migrations and conflicts. Included research, consultations and conferences on partition of India, Bangladesh 71, Afghan refugees, Afghan women's experience of displacement, Afghan women and the reproduction of patriarchy, women's experiences of insecurity in Karachi, Mahajir women and identity, and women and conflict. And I met that because I still use her work for that understanding. But basically, actually I'm skipping a lot because मैंने ये देखा था कि actually discussions बहुत, I'm skipping a lot of that thing. तो एक तो जो पाकिस्तान बना, जो मैं ये कह रही थी कि there were no borders in 1947. Pakistan is a very unique country. Unique in the sense कि बहुत लोग हम में से कहते हैं कि पाकिस्तान अब टूटे, नेशन स्टेट फ्रैजाइल है, नेशन स्टेट नहीं बन रहा है, टूट रहा है, whatever. मेरी अपनी पोजीशन है कि नेशन स्टेट तो अभी ये बना भी नहीं है, क्योंकि नेशन स्टेट की अगर एक डेफिनेशन ये है कि उसकी बाउंड्रीज हों और बॉर्डर्स हों, which is that where is the extending of the political frame and the geographic frame. Pakistan still does not have borders. Sir Creek, ये साझी तो मैंने सालों साल, we've done the whole border thing, मगर आप सर क्रीक से ले जाएं जहाँ कंटेस्टेड बॉर्डर्स है, आप ऊपर चले जाएं टू सिंध, वहाँ बहुत हार्ड बॉर्डर्स है, हिंदुस्तान ने वहाँ फेंस भी लगा दी है. फिर आप आगे चले जाएं पंजाब में अगेन द फेंस इज गोइंग. सियालकोट तक आप जाते हैं तो इट बिकम्स द वर्किंग बॉर्डर, यानी कि उसका अभी फैसला होना है. फिर आप ऊपर चले जाते हैं, इट्स द लाइन ऑफ कंट्रोल, व्हिच मींस जहाँ तक फौजें रुकी हुई हैं, मगर उसका भी अभी हल होना है. ऊपर जब आप जाएं चीन की तरफ, व्हिच इज सॉरी इफ यू गो टू बल्तिस्तान, वो हमारा कारगिल और लद्दाख के साथ अभी तक वो वर्किंग बॉर्डर है. तो वो भी जब कश्मीर हल होगा, दैट विल बी आई सपोज वेयरएवर इट गोज. ऊपर जब आप चीन की तरफ जाएं तो वो बॉर्डर अनसर्टन है, क्योंकि हमने चीन को कुछ टेरिटरी दे दी है अयूब खान ने, और इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट इट कि ये अभी हल होना था, अपने कश्मीर की जमीन कैसे दे दी. तो दैट इज एन इल डिफाइंड बॉर्डर. फिर आते हैं डुरैंड लाइन, वो तो अफगान नहीं मानते, वो कहते हैं ही नहीं बॉर्डर. वहां से जब आप आए, इट इज सॉफ्ट, इट यूज्ड टू बी अ वेरी सॉफ्ट बॉर्डर विद ईरान. और नीचे जब आप जाए तो तुर्बत वगैरह तो ओमान का था, वो था भी नहीं पाकिस्तान. और दूसरी तरफ आप जाए तो इट्स इंडिया, इट्स सॉरी ईस्ट पाकिस्तान, विच इज अक्रॉस इंडिया. सो इट वाज अ वेरी पिक्यूलियर स्टेट. जो अब भी वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान है, इसके बॉर्डर्स अभी तक, क्योंकि बीच में हमारा दीज टेरिटरीज एट कम, पाटा which are not administered under the federation. ना वो प्रोविंस है, ना वो प्रोविंस के अंदर है, ना वो बाहर है, ना वो कुछ, it is completely undefined. तो it is yet in the making, and we don't know. अब जो और जो प्रॉब्लम आती है कि हमारी ज़बान में there is no concept, there is no word for the nation state, for the nation. या तो हम कभी उर्दू में, आई डोंट नो अबाउट अदर ज़बान, मैं उर्दू की बात कर रही हूँ, हम इसको मुल्क भी कहते हैं, ममलकत भी कहते हैं, देश भी कहते हैं, रियासत भी कहते हैं, कौम भी कहते हैं, वतन भी कहते हैं. मगर आपकी जो कम्युनिटी है या आपका गांव भी है और आपकी बिरादरी भी है, वो भी कौम है, वो भी मेरा देश है. मैं अपने गांव जा रही हूँ, मैं अपने देश जा रही हूँ, मैं अपने वतन जा रही हूँ. So वतन and देश
is actually your location, not the nation state. तो अभी तक we have not come up with a term called the nation state, or where we मतलब हम translate भी कर पाएं कि हम इसकी क्या बात कर रहे हैं. और सारी जो हमारी जो actually nations within the nation है, and here I am talking about the ethnic, cultural, linguistic nations, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, अपने पख्तून हैं, वो सारी उनकी जो नेशन है, it goes across the border. So the nation for the Sindhi nation, for the Baloch nation is in 3 countries. The Pashtun nation is in 2 countries. The Punjab nation is in 2 countries. The Rajasthan nation, हालांकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी पहले आ गई थी, फिर भी सिंधी जितने सिंधी आपको मुंबई में मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे, तो कराची से तो ज्यादा मिलेंगे. So हाँ, कराची has less Sindhi than Mumbai has. So you are finding the Sindhi the other side. अब उसमें when you go into primary loyalties, यानी कि what is my location? Your location is border par. Your loyalty is border par. Your loyalty does not get contained by that border. तो वो जो हम कहते हैं ना कि लोग अब टूट रहे हैं, जा रहे हैं, वो हैं, क्यों है, इट्स एक्चुअली दैट इज, अगर इंपीरियलिज्म ना होता, कॉलोनियलिज्म, दे माइट हैव कम अप एज ऑर्गेनिक नेशंस विद दैट आइडेंटिटी, बट क्योंकि इस तरह वो कटे कि लोग कट गए और आपकी पूरी नेशनैलिटीज कट गई, तो वो जो हम कहते हैं ना ये पाकिस्तानी नहीं हैं, वाकई पाकिस्तानी नहीं है, वो बलोच हैं, वो सिंधी हैं, वो अपने मतलब पख्तून हैं, क्योंकि उनका नेशन, उनकी फैमिलीज, उनकी, it wasn't just Punjab that was divided in that sense, it is whole nations that have been divided. Jammu and Kashmir, I think we all know that is a contested area. तो ये जो इस किस्म की है, फिर जो प्रॉब्लम भी आती है इस बॉर्डर की, and I'll just refer because a lot of this people don't quite know, कि जिस तरह ये बॉर्डर्स की, और इनफैक्ट हिंदुस्तान ने ज़्यादा लैंड माइन्स लगाई हैं, बहुत हम लड़ झगड़ के, दे रिड्यूस्ड इट बाय 90% दे से ऑफ द लैंड माइन्स ऑन दिस बॉर्डर, बट वी ऑल्सो हैव व्हाट आर कॉल्ड नो मैन्स लैंड्स, और पंजाब में भी दरिया, जैसे कसूर के साथ वटेवर, वो दरिया ही हिल जाता है. सो समटाइम्स वन, इफ आई एम लिविंग इन दिस विलेज, वो कभी उधर चला जाता है, कभी वो वापस आ जाता है. इन द फ्लड्स, कोई इधर चला गया, वो रुख उसका वहां बदल गया, तो आप किश्ती पे जा रहे हैं, आप हिंदुस्तान पहुंच गए. इट्स नॉट जस्ट अ क्रीक, इट्स हैपनिंग इन पंजाब टू. सो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. सो देयर समटाइम्स यू हैव टू टेक अ किश्ती टू पाकिस्तान, व्हिच इज ऑन द अदर साइड, बिकॉज द दरिया एट दैट पॉइंट इज द बॉर्डर. So these are the issues that were coming up in terms of the nation state. Partition की जब बात है, I am not going to go into the details of partition, except to say कि there were 6 types of violence against women, particular to women, जो यहाँ के रिसेप्शन, मतलब वैसे तो कत्लेआम हुआ था, मगर आप लोगों ने बहुत, we all know this, that women were with the 3 communities. जब हम अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, women's bodies sort of became the sites of dishonoring the other community. यानी कि आपने सिखों को कुछ करना है तो उनकी औरत को रेप कर दो या काट दो, या so the one type of thing was actually raped by the other community, और सारी communities ने किया था. The other was the sexual dismemberment. Breast काटना, slitting the vagina. This was so again, you're looking at the women's body in a certain sexually. तीसरा जो था कि आप खुद families उनको खुद मार देते थे, कि अगर शायद मेरी इज्जत इन द इवेंट कि आपकी शायद इज्जत हो तो पहले ही उनको मार दो. कुएं में फेंकी गई थी, तलवारें मिली थी, they got killed in that. एक जो चौथा था वो था कि जहर की पुड़िया औरतों को देते थे,
कि अगर तुम्हें खतरा हो, तुम्हें लगे, और वो भी खास मेरी इज्जत है कि तुम ये बुरी ले लो। हमने जितनी औरतों से बात की थी, अनीसों में वो उस पर काम कर रहे थे, एक औरत हमें मिली थी इन द होल थिंग हु सेड मैंने अपनी मर्जी से वो पूरी मांगी थी, साइकोलॉजिकली उनके कि ये पूरी रखो, ये रखो, ये रखो। देन अनदर वाज कि बार्टरिंग ऑफ वुमेन, कि हमें जाने दो, बेटे को जाने दो, लड़की रख लो। एंड द सिक्स्थ वाज द अबडक्शन, के अफवाह करना औरतों को। जो सातवां था, वहां हमारे स्टेट, खासतौर पे इंडियन स्टेट, द नेहरूवियन स्टेट, डिसाइडेड कि जो औरतें रह गई हैं, उनका कहना था कि जो हिंदू औरतें रह गई हैं वो हमारी हैं, यानी कि वो स्टेट की हैं। सो द स्टेट ऑल्सो सेज वी ओन दीज वुमेन। और उन्होंने एक कमेटी बना ली थी कि वी विल हैव टू गो एंड रिट्रीव दोज वुमेन। बहुत की शादियां हो गई थी यहाँ, मतलब दे वर लिविंग हियर, नाम बदल के या नहीं बदल के। एंड द स्टेट एक्चुअली, एक बाकायदा कमेटी थी, कमला बहन वाज लीडिंग दैट थिंग, who would come and pick up these things. अभी तक है कश्मीर में एक फैमिली है, you people who go to Muzaffarabad, they live in Muzaffarabad, where this woman was, the man ran away and she was left behind with a daughter. तो वो she stayed on. उनकी फैमिली सिख हैं और हिंदू हैं, I mean it's a mix. उनकी फैमिली, तो वो यहाँ पे किसी मुसलमान ने उनसे शादी कर ली। सो शी हैड 2 चिल्ड्रन हियर। फिर वो सेटलमेंट के बाद इन द 50s वो दूसरे पहले खामद आए विद द इंडियन स्टेट कि आपने वापस जाना है क्योंकि ये तुम तो हमारी हो। सो शी वेंट बैक एंड शी हैड 2 more children there. अब they got lost along the way. तो जब ये बस खुली, the bus whatever, तो इन लोगों ने, लड़कों ने कहा कि हमारी बस जा रही है, कैन यू फाइंड आवर मदर, शी इज समवेयर देयर। दे एक्चुअली फाउंड हर एंड दे कॉल्ड, एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम शी केम टू पाकिस्तान। अब उनका काफी आना जाना है और उनको कहते हैं 2 धर्मों की माँ। 3 उनके, एक सिख बच्ची है, 2 हिंदू हैं, 3 सिख है, 2 हैं मुसलमान। तो वो यहाँ जब आती हैं, उनसे बात की हुई है, तो वो मुसलमान बन जाती हैं, नमाजें पढ़ती हैं, मतलब she gets into it. She lived it for 10 years, and then she goes there and she becomes actually Sikh and Hindu. So these are the types. Another, I'm telling you anecdotal things, but I want to make this thing real. कड़ी दुपट्टा में जब अर्थक्वेक की बात थी, तो आपने शायद सुना होगा कि 2 जो वहाँ कुछ लोग जो पहली बस पे आए थे, they died, they came under the earthquake in कड़ी दुपट्टा। और इस ये they couldn't go back obviously, तो याद होगा कि एक Indian state sent a flight to pick them up and take them back, the bodies. I was in कड़ी दुपट्टा and they told me, Hindu family, I mean now they've become Muslim, they took me to the pole. And they said, एक यहाँ फादर लॉ ने बेटे को कहा कि तुम अपनी बीवी को इस दरिया में फेंक दो, क्योंकि खतरा है तो फेंक दो। एंड ही डिड। अब वो obviously he lived his life with that pain, that guilt. तो जब पहली बस आई, वो उस बस पे आए और वो उसी जगह पे खड़े थे when the earthquake came. And he fell into that river. So it is, the thing was recovered and then the plane went. So you've got these, very intense moments of what borders do. And how it, I mean, ये तो आप लोग जो लिखते हैं ना, कहानी लिखते हो इस पे ना, 2 धर्मों की माँ. And also this कड़ी दुपट्टा thing, because this is a documented, this is an actual, हाँ, it's an actual thing. हाँ, ये तुम्हारा काम है, इस पर एक वो कर दो. बट इसमें एक और जो प्रॉब्लम आई थी, एंड मैं ये सारी मतलब इतनी तफसील से आपको बता रही हूँ क्योंकि ये पार्टीशन का जो है, अगेन आई एम सेइंग वी डोंट नीड द यूएन टू टेल अस कि हमारी बुनियाद, हमारी पैदाइश ही कॉन्फ्लिक्ट में हुई थी, हमारी पैदाइश ही रेफ्यूजीज में हुई थी,
हमारी पैदाइश ही women in camps की हुई थी, internally displaced कह दो या जो भी है. And even then women's groups, Apua in this case, was taking the same measures we're doing. Women's spaces, looking after refugees, उनकी seeing के उनका होगा. मगर एक और जो अनीस and I discovered कि एक और वायलेंस ही समझें या कि जो तन्हा रह गई थी, कुछ तो कोशिश थी कि उनकी फैमिलीज ढूंढ लें, मगर जो था कि एक उनकी शादी करवा देना इन द कैंप इटसेल्फ, तो ये सब वाकई था. इट वाज वेरी वायलेंट, खास तौर पे इट वाज वायलेंट क्योंकि इट वाज डिसाइडेड कि ये 1 यूनिट होगा. अब आप देखें कि 1 यूनिट, अभी हम कह रहे हैं कि ये कौमें बटी हुई हैं, हमारी लोकेशन, आई मीन आइडेंटिटी लोकेशन इज विद दिस कॉम, नॉट विद दिस नेशन स्टेट कॉम. तो उसमें आप सडनली कहेंगे कि आप 1 यूनिट हैं, आप एक ही सूबा हैं. वी आर फोर्सिंग यू, द स्टेट इज सेइंग यू आर 1 नो मैटर व्हाट यू डू. तो वो जो the security thing was also because it continues, कि where are these borders? So this is also giving that great support, where I don't know whether Sabah and Ruby will agree with me or not, but this is actually giving that initial impetus to 50s में, I'm talking about 49, 50, कि the military is defining the borders and the nation state. What is securing the nation state? कि वो क्योंकि नहीं था, the military actually is giving that more. I mean, we can go into all this, American involvement or Hindustan, British, etc. But basically, that it's coming at that time. Okay, what makes this nation other than the army standing there saying we will secure it? And it has been doing that since. Bangladesh, आपको वैसे I think सबको पता भी है कि बांग्लादेश में क्या हुआ था in terms of the language issue etc. और वहाँ भी कि जहाँ बांग्लादेश की जहाँ औरतों पर it was not just rape, again it was the same thing that उनको वो करना sexually sort of not molesting, sexually mutilating. फिर वो था sexual favors कि तुम अगर कैंप में नहीं आओगी तो हम तुम्हारे बच्चों को ये कर देंगे, अगर तुम यहाँ नहीं आओगी तो हम देखेंगे तुम्हारी नौकरी. अब we met those women and she says कि I had to feed my children. तो when they send me the गाड़ी, मैं गाड़ी में बैठ के चली जाती थी. She is the artist जिसकी मैं बात कर रही हूँ. So अब नंबर्स में we can get into कितने रेप हुए थे, कितनी molestation हुई थी. पार्टीशन और इसमें बहुत बड़ा ये फर्क है कि पार्टीशन में communities were doing it to each other's communities. In 1971 it was the state doing it on its own people, on its own citizens. So we have these two major, so we are born, when Pakistan gets reborn in 1971, it is on violence again, it is on conflict. Kashmir, I've got a long thing on Kashmir and line of control, etc., and the land mines, and there's a lot of work on that. मैं ज़रा वो skip कर रही हूँ. But what people are not understanding about Kashmir is कि 1980s में there were a lot of Kashmiris who came across, either they ran from violence क्योंकि कश्मीर की स्ट्रगल शुरू हो गई थी, या उन्होंने मतलब उनको ख्वाब दिखाया गया कि यहाँ पता नहीं दूध की नहरें हैं या दैट टाइप ऑफ थिंग एज वेल, कि पता नहीं क्या चीज़ है ये आज़ाद कश्मीर में. एंड दे केम, अभी तक वो रेफ्यूजी कैंप्स में हैं इन मुजफ्फराबाद. वी नेवर वरी अबाउट देम, वी नेवर टॉक अबाउट देम. अब वो इतने तंग आए हुए हैं कि अब वो सम ऑफ देम आर गोइंग बैक. आई मीन डिवाइडेड फैमिलीज वर वेरी डिवाइडेड, आधे आ गए आधे वहाँ आए और बिल्कुल वो बंद हो गया. अब बहुत से जा रहे हैं, पहले नेपाल जाते हैं, वहाँ से पहले तुम सोचो कि नेपाल गए, वहाँ से वो दे क्रॉस इलीगली इनटू इंडिया एंड गो टू कश्मीर. सो इवन देयर इज अ लैक ऑफ वैलिडिटी क्योंकि आप इलीगली वापस गए हैं. हियर
there's a lack also that you wanted. So they are actually stateless. One, they're stateless because they're Kashmiri, and then there's stateless again, where you don't know, but they don't know what their citizenship is anymore. Because yahan bhi they weren't Pakistani citizens. Wahan they're not Indian citizens. Especially क्योंकि आप पाकिस्तान के थ्रू आए हैं और वापस आ गए. You showed agency in coming. मगर वो कैंप्स हैं. जब हम 80s में गए थे वहाँ कश्मीर, 2 किस्म के कैंप्स थे और कुछ थे जो जुड़े हुए थे. एक कैंप तो थे रेफ्यूजी कैंप्स, एक कैंप वो थे जो ट्रेनिंग कैंप्स थे. और ट्रेनिंग कैंप्स, इनफैक्ट इफ यू हैड गॉन देयर, बहुत वो वाज़े तौर पे वहाँ थे. You could see, our own army was there, our own ISI was there. दुनिया भर के मुसलमान आए हुए थे to be trained. Literally, मलेशियन थे, ट्यूनीशियन थे, पता कौन कौन थे जिहाद के लिए. The only interesting thing is there was not a single Sindhi and there was not a single Baloch that was in those camps being trained as terrorists. So the Kashmir question was very Pashtun and parts of Punjab very much, but parts of it and parts of Pashtun. तो वो बिल्कुल उसमें नहीं थे. So there was this narrative of the jihad. तो जहाँ तक ये मतलब मैं actually I'm not going into details because I think I've gone into Sindhi nationalism and Sindh and the creation of the MQM which came in the 1980s. वो तो आप लोग इतने बैठे हुए हैं, you lived through that situation. But I have talked about कि violence जो कराची में, मतलब मैंने ये किया है कि बलूचिस्तान का एक सेक्शन है इसमें जहाँ में 4 जो wars हुए हैं within Pakistan, and each time the military has gone in to what they call law and order, but actually it was a war. In Ayub Khan's time, the Air Force was used. ईरान के साथ, क्योंकि जब बलोच नेशनलिज्म की बात हो रही है तो the Shah of Iran was very interested कि ये यहाँ ना आ जाए. But the Baloch nation goes into Afghanistan. So between the Shah of Iran and Ayub Khan, it was that you are actually have to finish this वो आवाज जो बलोचों की उभर रही थी. The next one was in Bhutto's time. भुट्टो के जो बलोचिस्तान में उस वक्त चल रहा था, पहली दफा ये था कि it wasn't just Baloch nationalism, it was socialism. First time we get the left involved in the Balochistan. औरतों के लिए forget about it, औरतें बिल्कुल नहीं थी उसमें और ना उनको बुलाया गया था ना उनको पीछे रखा गया था, क्योंकि नेशनलिज्म में एक प्रॉब्लम जो अभी बात मीना भी कह रही थी कि इट्स बिल्ट ऑन द बॉडीज ऑफ वुमेन. खालिस्तान का पहला नारा था आवर ओन पर्सनल लॉ, आवर ओन मीनिंग आवर कल्चर. जब आप कल्चर में जाते हैं, हमारी कल्चर, हमारा जबान, हमारी हिस्ट्री, तो वो सारी आती है कि देखो हमारी औरतें बंद हैं या हमारी औरतें ये, बिकॉज वुमेन आर द कैरियर्स ऑफ देयर बॉडीज, आर द कैरियर्स ऑफ दैट ट्रेडिशन, लोकेशन, आइडेंटिटी. तो एक्चुअली नेशनल मूवमेंट्स आर नॉट फॉर गुड फॉर वुमेन, चाहे वो इसमें हों ना हों, और होती भी हैं तो इस्तेमाल होती हैं, बट बाय एंड लार्ज वो इस्तेमाल दोनों तरफ होती हैं. जलूस में भी आ सकती हैं और अंदर भी दे विल बी कंट्रोल्ड. क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि तुमने कहा है मैं थोड़ी सी मतलब लंबा है, मगर हारी कमेटीज थी, माय बख्तावर थी, पेजेंट अपराइजिंग थी, अकोरा खटक की बात हो रही है. आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन के बॉन्डेड लेबर का था इन दिस टाइम एक्सेट्रा. रिलीजियस इज अनदर मेजर कॉन्फ्लिक्ट. अभी तक हमने ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वी हैव नॉट सॉर्टेड आउट. अभी तक इस पर डिबेट है, अभी तक के पाकिस्तान क्यों बना. पहले 8 साल में एक्चुअली अगर आप देखें दैट द 1956 रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीज़ें कही जा रही हैं. एक तरफ क्योंकि जमात इस्लामी भी आ गई थी और ईस्ट पाकिस्तान भी थे, और उस वक्त हम 20% हिंदू भी थे, सो देयर इज ऑल दैट डिबेट गोइंग ऑन. तो वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट इस्लाम इज नॉट द स्टेट रिलीजन. We will be governed by the principles of Pakistan, but the state is not religious. So it was a strange thing. ऊपर we're the Islamic Republic of Pakistan, but we are not. Islam is not the state religion. तो एक देखिए कि किस तरह ये देखो
कंफ्यूजन इसमें भी आपकी आइन में भी आ रही है. द बोथ थिंग्स आर कमिंग इन. You're pacifying some here and you're pacifying the others there. Basically, Jamaat Islami to be the Islamic Republic. But you're getting this. अब ये कि इस्लाम क्या है, क्या सारे मुसलमान हैं, क्या एक इस्लाम ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान इनसिक्योर है, we don't know what is Pakistan, we don't know what defines Pakistan. There's no borders, there was no whatever, half the country didn't know whether it was going to be Pakistan, वो कट गया. So there's building up this, the security becomes even more of an issue. I'm not going into international forces क्योंकि अमेरिका का भी बहुत रोल था that I think can get picked up in the debate. But when you go into Islam or any religion, फिर आप जैसे ज़ियाउल हक के दौर में था कि वो डेफिनेशन उसकी नैरो होती जाती है. जब आप इस्लाम को डिफाइन करें तो आप ये डिफाइन करते हैं कि मुसलमान कौन है और कौन नहीं है. तो देन यू आर लिमिटिंग इट टू समथिंग कि मुसलमान है क्योंकि वो ये यहाँ रखता है, मुसलमान है क्योंकि ये नहीं करते हैं. तो वो आप उसकी डेफिनेशन दे देते. वो जब ज़ियाउल हक का दौर था, दैट बिकेम टोटली नैरोड इनटू अ पर्टिकुलर सेक्ट. अपने वो सऊदी अरेबिया भी आ गए और वहाँ भी. सो इट इज टुडे पाकिस्तान इज नॉट एन इस्लामिक स्टेट. द स्टेट इज अ वहाबी स्टेट, बिकॉज जो आपकी लॉज डिफाइन हुई हैं उसमें दैट इज फ्रॉम वहाबी. तो एक्चुअली इट्स अ वहाबी स्टेट, मगर मेजॉरिटी बरेलवी है और काफी सॉरी हाँ, मतलब यानी कि आपकी 30% तकरीबन शिया हैं, आपकी कोई 70% हैं, सॉरी बियॉन्ड दैट 30-40%, 50% है बरेलवी और आपकी 10% है वहाबी. बट द स्टेट इज वहाबी. सो यू वांट दिस वहाबी स्टेट विद द मेजॉरिटी. अब उसमें इस्लाम क्या है, कौन है? उसमें तो सारे फिर मुसलमान नहीं हैं एक्सेप्ट दोज few who are Wahhabi. तो इसमें you get into one, when you get into Islam you get automatically exclusions. जो मुसलमान नहीं है वो तो वैसे ही काफिर हैं और कमतर हैं, लॉ में भी, आइन में भी. और फिर अगर आप सेक्ट में आ जाते हैं then you are even more. So that tension or conflict are a whole range of conflicts. फिर एक आखिरी में मतलब I'm running through this is the Afghan wars, and here Sabah is so good on this that I am not even going to, I mean I don't know what to say क्योंकि मैंने उसकी चीज़ें चोरी की हुई हैं. Sabah Khatak says this and Sabah Khatak says that and Sabah Khatak says whatever, so I let Sabah say whatever, but she actually, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि she was one of the first who consistently worked on it. अब बहुत लोग जा रहे हैं इस बात के बाद, बड़े पैसे हैं ना to do work in Pakhtunkhwa, तो वो अब सारे कर रहे हैं उस पर. But consistently for 15 years only Sabah was doing it, and I think it was the most monumental that came. I'm talking about the Afghan war of the 80s, 90s. The work you will find everywhere is this. Basically it is कि जो ये struggle चली, अब conflicts, I mean I'm not giving you the templates, we've done conflicts over and over again and conflict mapping. मैं एक जल्दी से आपको ये दिखा दूं. I mean you can't see this, but ये हम हर 4 महीने करते हैं conflict mapping. ये जो मुख्तलिफ रंग हैं, ये हैं ट्राइबल है, रिलीजियस है, सेक्टेरियन है, बॉर्डर है और नेशनल है, ट्राइबल. यानी कि उन 3 महीने में कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं और व्हाट टाइप. So every 3 months we are actually doing this conflict mapping. तो इसमें you can see over the years कि कहाँ बढ़ रहा है, फिर कहाँ हो रहा है, कहाँ suddenly कहीं और आ रहा है. यहाँ I'll just end क्योंकि हमारा टाइम भी इस किस्म का हो रहा है and I feel कि डिस्कशन के लिए होना चाहिए. बट यहाँ भी जो हमने अभी बात की थी NGOs की, ये अब 2000 में ये एक सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें मैंने पहले कहा कि उन्होंने एक वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, जिस असूल पे वो चल रहे थे हम सब उसके साथ थे. हम यहाँ भी, साउथ एशिया में भी, अपने हुकूमतों के साथ भी, न्यूयॉर्क में मैं खुद थी फाइटिंग ऑन दिस इशू.
मगर वहाँ जो ट्विस्ट आ गई वॉज थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल. अब सिक्योरिटी काउंसिल इज अ वेरी डेंजरस विंग टू इट. डेंजर ये होता है, आप खुद देखें कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ने कहा कि इराक में जाके कर लो लड़ाई, उसने कहा कि जाके अफगानिस्तान में कर लो, उसने कहा कि सोमालिया में, उसने कहा कि लीबिया में चले जाओ, उसने कभी कहा है कि गुआंतानामो चले जाओ, उसने कभी ये कहा है कि हम मतलब. So they will do it. It's the imperial wing and the military wing, and it decides which conflicts to intervene in. और वो वाकई, I mean, लोग कहते हैं इंडिया में भी कि India and Pakistan is not agreeing to the Security Council. I mean, it's the one time where I've agreed with the Indian state and the Pakistani state saying बहुत अच्छा है, we're not going to get into thing, because I also don't want the UN forces here. I don't want the UN forces running around South Asia, sorting out our conflicts. And whatever. So this is a problem with the Security Council. बहरहाल जो असूल इसके हैं are important. उन असूलों को लेकर from 2000 to 2010 suddenly we get this mushrooming of international NGOs located in Washington, in Holland, in Norway, in Sweden, all over the place, क्योंकि conflicts हो रहे थे अफ्रीका में. तो वो सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर नेटवर्क्स बनू के दे वेंट टू अफ्रीका. सो फर्स्ट वो जो अभी किसी ने कहा कि बनी सेड समथिंग अबाउट द न्यू बर्डन, मारिया ने शायद कहा, वाह नहीं, एक्चुअली वाइट मैन्स बर्डन तो इंपीरियल था कि वाइट मैन्स बर्डन वाज टू सिविलाइज द नेटिव्स. कुमारी जयवर्धन ने एक और कहा था द वाइट वुमन्स आर द बर्डन. मगर ये जो हुआ है, it is the white woman's burden to civilize first Africa and now to civilize South Asia. 10 years they spend time in Africa. They have funds because they are located in it. But they are driven by policy. ये जो inclusive security जो है, I think Sarat knows it, एक network है जो यहाँ भी अभी काम कर रहा है. उन्होंने, she has been an ambassador, she is very close to the State Department. In fact, she doesn't like me because she called me on a program और मेरी स्टेट डिपार्टमेंट से लड़ाई हो गई. बट एनीवे दैट्स, बट उन्होंने यहाँ एक नेटवर्क बनाया साउथ एशिया में, हमें भी बुलाया. मुझे हाँ स्वानी हांट एग्जैक्टली, उसने मुझे, पागल औरत है वो ना, तो वो सो एनीवे दे गॉट रेड. नो, आई एम जस्ट वांट टू गिव, दे सेंट मी अ लेटर सेइंग हम नेटवर्क ऑफ वुमेन्स ग्रुप पाकिस्तान में बनाना चाह रहे हैं. Network, they say, oh, they're initiating, and can we train you? Will you apply to be trained? I mean, you can imagine my reaction to that and what I said to them. But the thing is कि अब ये बहुत से हैं who have come, international NGOs, networks बना रहे हैं, and since 2000 a lot of has been changed. Whatever coming now, they're coming to South Asia. UN Women picked it up with a great big bang. There's a big कहानी of UN Women here, जहाँ 3-4 साल वो लड़ते रहे उस पर on that issue. But the interesting thing in that is that when they come, one, they're coming to sort out our problems, and they're coming to sort them out in a much more dangerous way, because they're coming as the extension of AFPAC. They're coming as the extension of however you see this region. However you see this nation, what the interests of the nation are, they are perpetuating that. मगर वहाँ यहाँ भी मैं कहती हूँ कि हमारे NGOs ने वही किया है कि उनके साथ हम लग गए. कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ हम वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी नहीं डालते. सडनली हम सब और आई कीप सेइंग कि NGOs आर वेरी लकी. पहले अर्थक्वेक हो गया, फिर स्वात हो गया, फिर फ्लड हो गया, एंड आई नो NGOs जो वही प्रपोजल लेकर उन्होंने काट पीट करके अब उसको अर्थक्वेक को स्वात कर दिया और स्वात को ये कर दिया, women friendly whatever something whatever they were making, और 2 साल प्रोजेक्ट चला और फिर वो गायब हो गए. नहीं मैं ये क्या, हाँ पिछले साल जो राइट इतने प्रपोजल्स तैयार हो गए तो फ्लड नहीं आया. इनफैक्ट मैं लड़काना में थी, मैंने कहा ओहो हो तुम लोग, आई कॉल देम
कि तुम्हारे तो प्रपोजल बने हुए हैं, फ्लड नहीं आ रहे, मगर वो फिर आ गया बदीन में, हाँ, तो वो वहां भाग गए सारे, हाँ, पोटोहार से उठ के वो बदीन पहुंचे हैं फॉर द फ्लड. बट आई एम सेइंग दिस सॉर्ट ऑफ फंडिंग इज कमिंग, and this is my fight with UN Women has been, we are walking on eggshells for the last 40 or 50 years. You are messing our program. क्योंकि जो हम हुकूमत के साथ कर रहे थे, जब तुमने नेशनल प्लान ऑफ एक्शन की बात की, जब तुमने ये मतलब किया, हमारा काम खराब हुआ. हम लड़ सकते हैं अपने UN फॉरेन ऑफिस के साथ, हम लड़ सकते हैं GHQ के साथ. इनफैक्ट मैं लड़ी भी थी, आई वेंट टू GHQ, बट यू कांट डू इट. So when you come into Women, Peace and Security, you are an intergovernmental agency, and इस हद तक ये हुआ था UN Women का कि मेरी लड़ाई न्यूयॉर्क तक गई थी, saying कि they are, you know, a problem for us. The previous person, Alice Carr, the Foreign Office said first lay off this, otherwise we will revoke your visa. वो फिर भी नहीं आवाज आई, तो then they said we will close UN Women down. And suddenly all the proposals that they had changed. They took our proposal, everybody got consultants, उसको पता नहीं क्या rehabilitation कर दिया या कुछ और, you know, पता नहीं reformation. इस हद तक there was one consultant, जो अभी consultants की बात हो रही थी, एक consultant थे, उन्होंने हमें बुलाया कि ये हो गया, हम आपका proposal फिर से हमने कुछ और बना दिया. So I looked at it and I said, this is not even our proposal. So they had paid $20,000 to somebody who was working on a proposal that wasn't even ours. And then he had to be employed again to do ours. So you can see how this thing is going. But all of us are getting involved. People who have not been, NGOs have not been involved in Women Peace. It's a long string. Suddenly everyone is on the bandwagon. Women's groups included. It's like my saying, you know, reproductive rights. They're running here and they're running there, but there's a danger in that. आप expose करते हैं लोगों को, खतरा होता है उसमें. You're dealing with it, even when you deal with any of these issues, but when you're dealing with conflict, you're putting people's lives on the line. So ये एक project या एक इस किस्म की चीज हो ही नहीं सकती. And I think I'm going to close now, but ये आप ज़रूर कंसिडर करें कि वो जो अभी हम बात कर रहे थे वो इक्वली वैलिड है, मगर ये तो और भी है क्योंकि वो डायरेक्ट ये इंटरनेशनल जो हैं वो आए हैं. And in the 2010 review of 10 years, in the NGO forum, वो NGO forum होता है, सबने अपनी दुकानें लगाई हुई थी ना NGO से कि ये हमने किया तो ये हमने किया. All of them had been working in Africa and Philippines, etc. All international. मैं एक मेज मांग रही थी और वो कह रहे थे कि हम तुम्हें मेज नहीं दे सकते, और नहीं दी. अच्छा, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, there were 200 and some, and I have the 200 and some workshops on peace and conflict. There were two only, one from Canada and one from the United States, looking at themselves. The Canadian one was good in the sense that they were looking at the role of their military. Their military's role in Afghanistan, their military's role, whatever. It was the only proper thing. The other American women were certainly not talking about their State Department. And but think of it, we've had NATO, we have ISAF, we have all of them. There was not one panel on American military, not one panel on Iraq from what they're doing, not one panel on Afghanistan. So this is, and 200 and some panels, or just workshops, whatever. So you can see how this is going. उनमें भी हम भाग रहे हैं. कोई कह रहा है 6 महीने में ये कराओ, तो वो 6 महीने में ये कराओ, तो 2 महीने में ये कराओ, और हम इस प्रोजेक्ट्स बना के वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं. तुम लोगों को पता है कि सालों साल से इनमें अभी तक वही है, वही कारोबारी चल रहा है. We haven't been able to do anything. और जो 80s में, in fact I have a piece on that, we can talk about it. Anis knows because Anis ने भी उस पे काम किया था. The violence in Karachi started in the 1880s with Sarab Ghot, and it was Afghan refugees. So this Afghan refugees have destroyed the fabric of the country. The atmosphere of Peshawar has changed totally. वो उनकी जो conservatism आई थी, it also, we don't look at this whole aspect कि जितना उसने हमें that culture which was not ours, और खौफज़दा जो थे. I know कि in my own house, and I'll end with this sentence, कि there was an Afghan who used to wander on the street saying कि हम तुम्हारे चौकीदार हैं, और पूरी मेरी गली
was afraid of him and सब पैसे देते थे कि तुम so he was our चौकीदार because we were scared of him. Exactly. So they used to wander around saying हम तुम्हारे चौकीदार हैं. So I will end here. I'm hoping that in this discussion we need not only to look at Pakistan and look at the region and look at what is, why do we have them? Not only, I mean, वो फिर और बहुत लंबी है कि international interests हैं, American interests हैं, regional interests हैं. There's all of those interests are very valid. But the thing that we have to be very careful of is what are we doing as NGOs? हम उसमें आ रहे हैं. Women and Peace की मूवमेंट जब चली थी, बहुत लंबी मूवमेंट है, कोई फंडिंग उसमें नहीं थी. जितने भी हिंदुस्तानी यहाँ आए हैं मुफ्त के आए हैं, मुफ्त पहने के they've stayed here. Anis and I were working on Women Peace 20 years ago. जब हम पार्टीशन का उसमें कर रहे थे, there was no money in the sheet. We didn't have any money. We were doing it because we believed in peace. We were doing it because we were reaching out. We were not doing it because we got some project to go to Jaffna. We were going to Jaffna because we were going to Jaffna. Because it was that conflict. तो वो अब फिर हो गया है कि एक within that project. और project में आपका, and I will end with one thing, कि जो LFA की बात हो रही है, I want you to consider what an LFA is. Logical Framework Analysis was developed in the military academy in America for war. It was basically कि हम जंग के लिए हमारे मिशन क्या है, कि हम अफगानिस्तान को ख़त्म करना चाह रहे हैं या कब्जा करना चाह रहे हैं. That's the mission. Then I don't know उसका क्या होगा, mission objective, sorry. फिर वो जो भी अगला आता है, short term, long term, whatever. Whatever. नहीं, फिर आएगा फिर आएगा कि target group, which is a military term, target group. So who's your target group? That has come from the same military. Then it will be कि वो आपके how much funding you need and output and time frame. And then it will be outcome. Outcome is कि Osama bin Laden मर गया और आपकी जीत हो गई. That's the supposed. And I did raise this with this two American ambassadors, Robin Raphael and this other वो जो था ना, we had two ambassadors here. We had the economic and we had the political. Cameron Munter. मैंने इनको दोनों को कहा कि can you tell me in the last 100 years, वो हेलन भी थी उसमें डिफिट की, मैं कहा तुम मुझे बताओ कि 100 साल में तुमने इस LFA पर कभी एक जंग जीती है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुमने कहा कि 6 महीने में हो जाएगा, उसको 5 साल लगे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने तुमने कहा कि अभी फटाफट हो जाएगा, उसमें 4 साल लग गए. फिर कोरियन वॉर में आपने कहा 6 महीने, वो 3 साल लगे. फिर आपने वियतनाम भी कहा कि से वहाँ 10 साल लग गए. फिर आप अफगानिस्तान आए तो वहाँ 10 साल लग गए. तो कौन से आपने जंग जीती है थ्रू एन LFA? एंड यू टेलिंग us to do LFAs in our work. Have you ever won a war? And your budgets have gone up, and your strategies have gone up, and your taxes have changed, and your outcome. Now what is their outcome? Their outcome is we'll talk to the Taliban. Which was initially the outcome, which was initially the problem. So वो सारा लेकर वहीं आ गए हैं कि we will talk to them. Thank you very much.